नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 37वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि CG टेट एग्जाम में इससे पहले जितने भी हिंदी भाषा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना हिंदी के, तो उन तमाम चीज़ों को सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोगों का ना ये पता चले कि किस प्रकार से ना CG टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम लोगों को अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो ना क्वेश्चन पेपर है ना वो 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है और वर्ग 3 का है। मतलब जो लोग पहली से 5वीं के लिए तैयारी कर रहे होंगे ना तो ये उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद ना आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद ना आप लोगों को ट्राई करना है कि खुद से आप लोगों को पहले आंसर देने का। उसके बाद मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। और वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, दोनों को उसको प्रैक्टिस करना है क्योंकि सेम आप लोगों का हिंदी में टॉपिक रहने वाला है ना। बस पूछने का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप पूछा जाता है, थोड़ा सा हल्का ऊपर तौर पे पूछा जाता है दोनों वर्ग 2 और वर्ग 3 में। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इन 30 प्रश्न में प्रैक्टिस करना है कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। जितना ज़्यादा आप लोग ट्राई करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों का जो आंसर लेने का तरीका है वो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 31वां को ध्यान से पढ़िए। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा की जो विकास है उसका सही क्रम कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश अवहट हिंदी। ऑप्शन बी, पाली प्रकृत संस्कृत अपभ्रंश अवहट हिंदी। या ऑप्शन सी, पाली प्रकृत अपभ्रंश अवहट संस्कृत हिंदी। या ऑप्शन डी, पाली संस्कृत प्रकृत अपभ्रंश अवहट हिंदी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि खुद से आंसर देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है। जो आप आंसर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों को ना मार्क्स मिलने वाला है। तो इसलिए खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो बताइए सबसे पहले क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 31वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश अवहट हिंदी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के जो विकास का सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का ना हिंदी भाषा की विकास का जो सही क्रम है नोट करके रखना है। सबसे पहला संस्कृत आया था, उसके बाद पाली आया था, फिर प्रकृत आया था, फिर अपभ्रंश आया था, फिर अवहट आया था और उसके बाद लास्ट में हिंदी भाषा आया था। तो ये जो क्रम है ना उसको आप लोगों को विस्तार पूर्वक याद रखना है क्योंकि हमेशा इसी प्रकार के जो प्रश्न है ना वो पूछा जाता है, तो इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और अंतिम रूप से आप लोग ये जरूर बताइएगा कि इस 30 प्रश्न में कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ, ये जरूर बताइएगा मेरे को कमेंट करके, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पहाड़ या ऑप्शन डी दल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पहाड़ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक जो संज्ञा का उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर सी पहाड़ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूँ कैसे ये जातिवाचक संज्ञा होगा। सबसे पहले अगर आप लोग पहाड़ बोलते हो तो क्या ये पता चल रहा है स्पेसिफिक क्या कि ये कौन सा पहाड़ है? नहीं ना पता चल रहा है, पहाड़ की संपूर्ण जातियों का पता चल रहा है। लेकिन यहीं पर अगर अरावली पर्वत लिख देता या अरावली पहाड़ लिख देता या हिमालय पहाड़ ही लिख देता तो हम लोगों को स्पेसिफिक पता चल जाता ना कि हाँ ये तो हिमालय पर्वत है और दुनिया में ना जो हिमालय पर्वत है या हिमालय पहाड़ है वो दुनिया में एक ही है बोल करके। तो ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता अगर स्पेसिफिक नाम लिख दिया होता तो। लेकिन क्या है ना, इसमें केवल पहाड़ बोल दिया है तो ये पता चल रहा है कि कहाँ का पहाड़ है, भारत का पहाड़ है, किसी स्पेसिफिक नाम का पहाड़ है कि विदेश का पहाड़ है, कुछ पता चल रहा है क्या? पहाड़ की संपूर्ण जातियों का बोध हो रहा है ना पहाड़ कहने से, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और स्पेसिफिक नाम बोल देते ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। समझ में आया आप लोगों को कि ये क्यों जातिवाचक संज्ञा है। उसके अलावा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है ना वो भाववाचक संज्ञा क्या आएगा क्योंकि बुढ़ापा एक भाव को व्यक्त कर रहे हैं ना। उसके अलावा लोहा, लोहा जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा दल, दल जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। दल का मतलब क्या होता है? एक से अधिक लोग, तो एक से अधिक लोग होंगे तो वो क्या होगा? समूह में आएगा ना जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये जो प्रश्न है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को ना जितना भी प्रश्न है ना अच्छे से आप लोगों को समझाऊँ। रटवाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ ताकि एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को अब ध्यान से पढ़िए। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ऑप्शन ए रोटी मत खाओ, ऑप्शन बी तुम क्या खा रहे हो, ऑप्शन सी वह जो ना करे सो थोड़ा, या ऑप्शन डी उसने कुछ नहीं खाया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो व्यापम के द्वारा ये जो प्रश्न है उसे विलोपित कर दिया गया है। क्यों? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है बोला है और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें एक भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसके कारण ना व्यापम के द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया है। कैसे? ऑप्शन नंबर ए को देखो, रोटी मत खाओ, तो रोटी मत खाओ बोलने का मतलब कुछ निश्चित हो रहा है क्या है, तो ये नहीं आएगा इसमें। उसके अलावा तुम क्या खा रहे हो, तो ये भी कोई निश्चित हो रहा है क्या, ये भी निश्चित नहीं पता चल रहा है कि क्या खा रहे हो वाला। उसके अलावा वह जो ना करे सो थोड़ा, क्या ना करे क्या थोड़ा, कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये भी नहीं होगा। उसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया, तो क्या नहीं खाया और किसने नहीं खाया कुछ पता चल रहा है क्या इसमें निश्चित। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ना उसमें कोई भी निश्चितता का पता नहीं चल रहा है ना, तो इसके वजह से व्यापम के द्वारा ना ये जो प्रश्न है उसको विलोपित कर दिया गया था। ठीक है। और एक चीज़ आप लोग जान लो, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में ये पता चले एग्ज़ाम दिलाते वक्त कि इनमें से ना चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है बोल करके, तो आप लोगों को ब्लैंक फिर भी नहीं छोड़ना है। कोई ना कोई ऑप्शन आप लोगों को जो उचित लगता है लेना ही है, क्योंकि ब्लैंक छोड़ोगे तो वैसे भी आप लोगों को नंबर उसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ टिक मारोगे ना तो उसमें क्या होगा, अगर सबको बोनस मार्क्स दिया जाएगा तो आपको भी मिलेगा अगर टिक मारे रहोगे तो। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। ये नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। उपसर्ग युक्त शब्द है ऑप्शन ए भिक्षुक, ऑप्शन बी परिधि, ऑप्शन सी मृगया, या ऑप्शन डी इच्छा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी परिधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उपसर्ग युक्त शब्द है तो उपसर्ग युक्त जो शब्द है ना वो ऑप्शन नंबर बी परिधि करेक्ट हो जाएगा। और उपसर्ग किसे कहते हैं ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर के उसकी विशेषता को प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग कोई भी शब्द के ना फर्स्ट में जो लगता है ना, पहले जो लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी परिधि है ना तो उसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। कैसे? तो परिधि को अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो क्या होगा, परिधन धी हो जाएगा। क्या? तो परिधन धी बराबर क्या होगा, परिधि हो जाएगा। तो ये जो परि सामने लगा हुआ है ना वो उसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो धी है ना वो मूल शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिधि जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए कहानी कहना, ऑप्शन बी कहानी लिखना, ऑप्शन सी घटना वर्णन, या ऑप्शन डी श्रुति लेखन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी श्रुत लेखन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? भाषा आकलन बोला है और भाषा आकलन का मतलब यह कि भाषा को ना सीखने के लिए, भाषा को जानने समझने के लिए कौन सा सबसे कम प्रभावी तरीका है ये बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो श्रुत लेखन है ना वो सबसे कम प्रभावी है। और श्रुत लेखन का जो मतलब होता है वो इमला लिखना होता है। तो इमला लिखने में कोई भाषा सीख पाओगे क्या अच्छे से? नहीं। लेकिन ना आप लोग जब कहानी कहना कहोगे तब बच्चा भाषा को अच्छे से आकलन कर पाएगा, कहानी लेखन में भी अच्छा से कर पाएगा, उसके अलावा घटना वर्णन भी अच्छे से कर पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है श्रुत लेख करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, ऑप्शन बी अच्छी लगने वाला महक को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, या ऑप्शन डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है, मल्टी लैंग्वेज को परिभाषित करता है, बोला है जी। तो बहुभाषिता को जो परिभाषित करता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मान के चलो आप एक कक्षा में हो और उस कक्षा में ना आप एक प्रश्न पूछते हो, जो एक ही कक्षा के जो बच्चे हैं उससे एक बच्चे को पूछते हो कि आप अपनी माँ को क्या बोलते हो, तो वो बोलेगा छत्तीसगढ़ी में मैं अम्मा बोल देता हूँ। एक जो दूसरा बच्चा रहेगा सेम उसी से आप लोग दूसरा प्रश्न पूछते हो कि आप अपनी भाषा में अपनी माँ को क्या बोलते हो, तो वो बोलेगा मैं माँ बोलता हूँ। एक तीसरा बच्चा है उससे पूछोगे कि आप अपनी भाषा में अपनी माँ को क्या बोलोगे, तो मैं मॉम बोलता हूँ या मम्मी बोलता हूँ बोलेगा, है ना। तो एक छत्तीसगढ़ी बोलने वाला है, एक हिंदी बोलने वाला है और एक इंग्लिश बोलने वाला है। तो ये जो प्रश्न है वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग भाषा में बोलने के लिए बोला ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए और खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन बी मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ऑप्शन सी इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, ऑप्शन डी साहित्य और जीवनी का अभिन्न संबंध है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य और जीवनी का अभिन्न संबंध है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साहित्य और जीवनी का अभिन्न संबंध है, करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए कैसे गलत है ये जान लो। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनेकों नहीं होता जी, अनेक होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम होंगे ना ऐसा लिखा है तो ये शुद्ध वाक्य होता, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो गाने की कसरत नहीं होता है जी, गाने का अभ्यास होता है। मैं गाने की अभ्यास कर रहा होगा तो ये सही वाक्य होता है, लेकिन कसरत बोला है ना तो ये गलत वाक्य हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, आयु नहीं होगा जी, अवस्था होगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की होता ना तो ये करेक्ट आंसर होता, लेकिन आयु बोले है ना तो ये गलत हो जाएगा, शुद्ध वाक्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों में सही आंसर कौन सा होगा आप लोगों को पता चला ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चतुरानन, ऑप्शन बी चौलड़ी, ऑप्शन सी षड्रस या ऑप्शन डी सतखंड। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी षड्रस करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, तो बहुव्रीहि समास युक्त जो शब्द नहीं है वो षड्रस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो षड्रस जो है ना वो द्विगु समास है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बाकी ए बी और सी जो रहेगा ना वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है। ऑप्शन ए लड़का पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन बी पुस्तक लड़का पढ़ता है, ऑप्शन सी लड़का पढ़ता है पुस्तक या ऑप्शन डी पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो सही वाक्य कौन सा है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लड़का पुस्तक पढ़ता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है। तो सही जो पदक्रम होगा, सही जो वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही ना हो जाएगा जी, लड़का पुस्तक पढ़ता है। और हिंदी में जो आप लोगों को पता होगा ना कोई भी शब्द लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है। तो कर्ता देखो सबसे पहले लड़का, कर्म कौन सा है तो पुस्तक हो जाएगा, और क्रिया कौन सा कर रहा है तो पढ़ता हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये शब्द जो रहेगा ना वो गलत गलत शब्द है, ये आप लोगों को याद रखना, मतलब गलत वाक्य है ये वाला, ठीक है। सही जो होगा वो केवल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी पसेरी, ऑप्शन सी त्रिभुवन या ऑप्शन डी चतुर्भुज। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से द्विगु समास नहीं है, तो द्विगु समास जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चतुर्भुज जो है ना वो चार भुजा वाला होगा, है ना। तो चार भुजा वाला कौन होता है? तो वो भगवान विष्णु को संकेतित करता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो द्विगु समास नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और ये जो चतुर्भुज है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए पंचवटी, तो पंचवटी जो है ना 5 वटों का समाहार, ये द्विगु समास है। द्विगु समास की अगर परिभाषा के बारे में बात करोगे ना तो द्विगु समास में ना आप लोग ये ध्यान रखना शुरुआती में ना उसको ना जो वर्ड रहेगा वो संख्यात्मक रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे पंच बोला है ना तो ये पाँच वटों का समाहार, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी पसेरी, 5 शेरों का समाहार को क्या बोलेंगे? पसेरी बोलेंगे। तो इसमें भी 5 संख्या आ रहा है। उसके अलावा त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार मतलब त्रिभुवन हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा? द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन चतुर्भुज जो होगा ना वो 4 भुजाओं वाला जो होगा ना वो भगवान विष्णु को दर्शाता है, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में ना केवल 2 प्रकार के लिंग होते हैं। सबसे पहला स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, संस्कृत में ना 3 प्रकार के लिंग होते हैं। सबसे पहले स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही प्रकार के लिंग होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी शब्द या ऑप्शन डी वाच्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय बनता है उसे शब्द ही ना कहते हैं। जी हाँ, ध्वनि का मतलब होता है कि एक शब्द जैसे व लिख दिया तो ये एक प्रकार के ध्वनि हो गया, और ध्वनियों के मेल से जैसे व के बाद फिर से मैं न लिख दिया, ठीक है, फिर मैं म लिख दिया, तो ये क्या होगा? वामन हो गया, है ना। व में आ की मात्रा डाल करके लिख दिया है ना, तो वामन हो गया। तो ये सार्थक अर्थ दे रहा है ना, वामन मतलब एक प्रकार की ब्राह्मण का बता रहा है ना, बौना जो होता है वो, है ना। तो ये एक सार्थक अर्थ देता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक जो लिखा हुआ ये है तो इसे शब्द ही ना कहेंगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से जो सार्थक शब्द समुदाय बनता है ना तो उसे शब्द कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए तुम खाओ, ऑप्शन बी क्या तुम खा रहे हो, ऑप्शन सी उसने खा लिया होगा, या ऑप्शन डी यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसने खा लिया होगा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित वाक्य में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो संदेहवाचक जो वाक्य है ना वो ऑप्शन नंबर सी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। उसने खा लिया होगा केवल क्या कर रहा है? वो संदेह कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है वो, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी सेवार या ऑप्शन डी मेढक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए उल्लू करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो निशाचर का जो अर्थ होता है ना वो रात में घूमने वाला, रात में भ्रमण करने वाला को क्या बोलते हैं? निशाचर कहते हैं। और केवल एक ही जो उल्लू पक्षी वो केवल रात को सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, निकलता है, आप लोगों को पता होगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में।
चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी संज्ञा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कारक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक ही ना कहेंगे। जी हाँ, जो संज्ञा या सर्वनाम के ना एक दूसरे के संबंध को दर्शाता है, उसको सूचित करता है, तो उसे कारक ही कहेंगे। और कारक जो होता है वो 8 प्रकार का होता है, ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी समाचार पत्र या ऑप्शन डी टेलीविज़न। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बाल साहित्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर मतलब पहली से 5वीं कक्षा में ना भाषा सीखने के लिए कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण होगा? तो वो बाल साहित्य का संसाधन महत्वपूर्ण होगा ना। जी हाँ, कईयों में ना टेलीविज़न बोला गया है, ठीक है, लेकिन बाल साहित्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में ना स्कूलों में बाल साहित्य मौजूद होता है और बाल साहित्य के माध्यम से एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों को अलग अलग कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन टेलीविज़न को स्कूल में तो नहीं ले जा सकेगा ना, या बच्चों को ये सलाह तो नहीं देंगे ना कि यार तुम जाओ और टेलीविज़न जा कर के देखो, उससे अच्छे समझोगे। तो इस प्रकार की सलाह थोड़ी ना देंगे जो टीचर है वो। साथ ही कंप्यूटर देखने के लिए या बोलने के लिए नहीं बोलेंगे, पढ़ने के लिए। समाचार तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो केवल बाल साहित्य जो है ना वो कक्षाओं में उपलब्ध होता है लाइब्रेरी में स्कूल के, तो उसके माध्यम से जो शिक्षक है वो पढ़ा सकता है और बच्चों को कहानियों के माध्यम से कहानी भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं? ऑप्शन ए अल्पभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी वाचल या ऑप्शन डी वक्ता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अल्पभाषी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, तो जो कम बोलता है ना उसे अल्पभाषी कहते हैं, पता है ना आप लोगों को। और जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी बोलते हैं, और जो केवल बोलता है उसे बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं। लेकिन वाचल किसे बोलेंगे? जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना तो उसे हम लोग वाचल बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्पभाषी करेक्ट हो जाएगा, जो कम बोलता है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? ऑप्शन ए स्वादिष्ट, ऑप्शन बी अधिकारहीन, ऑप्शन सी लंबी वस्तु या ऑप्शन डी सब्जी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अधिकारहीन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? तो किस खेत की मूली कहने का मतलब ये होता है कि ऑप्शन नंबर बी अधिकारहीन। हम लोग जब किसी से बात करते हैं, जब कोई किसी से आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि तू किस खेत की मूली है बे, ऐसा इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना अपने आवाज़ में, है ना, अपने लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी अधिकारहीन करेक्ट हो जाएगा। तो किस खेत की मूली है मतलब तुम्हारा क्या वैल्यू है ये बोला जाता है ना बोलने के लिए, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए गिन गिन कर पैर रखना, ऑप्शन बी कछुआ चाल, ऑप्शन सी घोड़े बेचकर सोना या ऑप्शन डी नाक काटना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी घोड़े बेचकर सोना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो घोड़े बेचकर सोना ना हो जाएगा। जी हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि आज मेरा पेपर ख़त्म हो गया, आज मैं घोड़ा बेचकर सोऊंगा, मतलब बेफिक्र होकर सोऊंगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। उतर गई लाई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है ऑप्शन ए सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, ऑप्शन बी आकार की रोटी ना बनना, ऑप्शन सी नीचे गिर जाना या ऑप्शन डी नीच कर्म करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उतर गई लाई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा वो सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए चिंतन, ऑप्शन बी मनन, ऑप्शन सी नश्वर या ऑप्शन डी विचार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी नस्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। चिरंतन जो शब्द है ना वो चिरकाल तक की जीवित रहने वाला क्या होता है, तो चिरकाल तक की जीवित रहने वाला, हमेशा चिरंजीवी रहने वाला है ना, तो उसको चिरंतन कहते हैं। उसका जस्ट विलोम उल्टा क्या होगा, नश्वर होगा। चिरकाल तक की जीवित रहेगा उसका उल्टा क्या होगा जी, नश्वर ही ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को पढ़िए। सामान्य बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है ऑप्शन ए 8 से 10 माह में, ऑप्शन बी 6 से 7 माह में, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष में या ऑप्शन डी 4 वर्ष में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। इजी है अगर ध्यानपूर्वक अगर पढ़ोगे तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 6 से 7 माह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्य बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। तो सामान्य जो बालक है वो किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनकर, या तो आप चिल्लाओगे तो या अपनी मम्मी को जब बुलाएगी तो उसको सुनकर प्रतिक्रिया देना शुरू कब करता है, तो 6 से 7 माह का जो बालक होता है ना वो ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना आरंभ करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़िए। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है ऑप्शन ए आंगिक वाचित लिखित यांत्रिक, ऑप्शन बी वाचित लिखित यांत्रिक आंगिक, ऑप्शन सी लिखित यांत्रिक आंगिक वाचिक या ऑप्शन डी यांत्रिक आंगिक वाचित लिखित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये जो प्रश्न है ना वो सेम टू सेम आप लोगों का पढ़ना लिखना सुनना बोलना यही है, लेकिन प्योर हिंदी में लिख दिया गया है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आंगिक वाचित लिखित यांत्रिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा विकास के प्रमुख 4 चरण क्रमशः निम्न है। तो भाषा विकास के जो प्रमुख 4 चरण है ना वो सबसे पहला आंगिक हो जाएगा, और आंगिक का जो मतलब होता है वो सुनना हो जाएगा। दूसरा वाचित हो जाएगा, और वाचित का मतलब बोलना होता है। और तीसरा लिखित तो पता होगा लिखना, और चौथा यांत्रिक जो होगा वो पढ़ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है उसे आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे ना, तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को पढ़िए ध्यान से। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसे ड वाले शब्द की सीडी सुनने के लिए देंगे, ऑप्शन बी उसे ड वाले शब्दों की सूची देंगे, ऑप्शन सी उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन डी स्वयं ड वाले शब्द को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। स्वयं ड वाले शब्द को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, तो आप क्या करेंगे, तो एक टीचर होने के नाते स्वयं आप ड वाले जो शब्द होगा उसे सहज भाव से सक्षम उसके प्रस्तुत करोगे ना बोल करके, और उससे बोलोगे कि धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करे बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को अब पढ़िए। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए गिरा, ऑप्शन बी वनिता, ऑप्शन सी वागीशा या ऑप्शन डी कंचन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वनिता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द है वो वनिता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यान से पढ़िए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? ऑप्शन ए धनवान होना, ऑप्शन बी असंभव होना, ऑप्शन सी उच्च और साधारण की तुलना, या ऑप्शन डी गुण के विरुद्ध नाम। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उच्च और साधारण की तुलना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो ये जो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली है ना वो होगा वो उच्च और साधारण की तुलना कैसी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी पिता या ऑप्शन डी राय। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वत्स करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न शब्द में तत्सम शब्द है, तो तत्सम जो शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर ए वत्स हो जाएगा, और वत्स का जो तद्भव रूप होगा ना वो बच्चा हो जाएगा। क्या? तो वत्स का जो तद्भव रूप है वो बच्चा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जो वत्स है वो तत्सम शब्द है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी खेत जो है ना वो तद्भव शब्द है, लेकिन इसका जो तत्सम होगा ना वो क्षेत्र हो जाएगा। क्या? तो खेत का जो तत्सम होगा वो क्षेत्र हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी पिता, पिता जो है ना वो तद्भव शब्द है, लेकिन इसका अगर तत्सम बोलोगे ना तो पितृ हो जाएगा। क्या? तो पितृ जो रहेगा ना वो तत्सम शब्द हो जाएगा इसका। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। निम्न स्वर में ह्रास्व स्वर है ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन बी उ या ऑप्शन डी ए। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न स्वर में ह्रास्व स्वर है, तो ये जो ह्रास्व स्वर है ना वो अ अनार का जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर कौन कौन सा होता है ये बताओ ना। तो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर जो होता है वो अ होता है, और ई होता है, और उ होता है, और त्री होता है। क्या? तो अ ई उ त्री जो है ना वो चारों जो है वो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर कहलाता है, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिए ह्रास्व स्वर या मूल स्वर करके ये चारों को, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को अब ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को पढ़िए। अनुस्वार युक्त शब्द है ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी अंगूर या ऑप्शन डी गाँव। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अंगूर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अनुस्वार युक्त शब्द है, तो अनुस्वार क्या होता है सबसे पहले आप लोगों को ये बताओ ना। तो स्वर के बाद आने वाला जो व्यंजन है जिनका बोलने के लिए ना नाक से ना जो ध्वनि है वो निकलता है। मतलब अगर कहीं ना उस शब्द को अगर बोलोगे ना तो ध्वनि जो है ना वो 90% नाक से निकलेगा ना वो ध्वनि, तो उसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। और वो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी अंगूर करेक्ट हो जाएगा। अनुस्वार है अंगूर। कैसे? आप लोग ना एक बार ट्राई करो, नाक को अपना दोनों ने जो नाक है ना उसको बंद करो, और उसके अलावा ये जो अंगूर है उसको बोलो। अंगूर बोलोगे तो कैसे आएगा? अंगूर। देखो पूरी तरह से आ रहा है क्या आवाज़? बोल करके देखो आप लोग अंगूर बोल करके। तो 90% जो ना इसका जो ध्वनि है ना वो नाक से निकलता है। तो ऐसे शब्द जिनको उच्चारण करने के लिए जो हवा है ना वो नाक से निकले सबसे ज़्यादा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनुस्वार बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को? एक बार नाक बंद करके बोल करके देखो
को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी अंगूर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो जी तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि एक दिन में 4 से 5 क्लास लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।